सर, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में क्या ये संभव है क्या कि हम उस पूरे क्षेत्र से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने आप को दूरी बनाते रहें और हम कोई दूसरा विकल्प तलाशें? ऐसा संभव है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हम अरब देशों से ले रहे थे तेल और गैस, वो निर्भर करता है कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सही रहा है और कितना समय लगेगा उसको बनने में। ईरान की तरफ से भी यही बात है, तो मेरे ख्याल से वो निर्भरता उस पर है कि वो लोग कितना बेचने को तैयार हैं। ईरान ने कह रखा है कि ये जो 2 मिलियन का जो भी प्रपोज़ल उनका है अ, उस पे फीस चार्ज करने का, वो यूएसए के फ्रेंड्स के लिए, इज़राइल के फ्रेंड्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें अभी उसके लिए इतने शॉर्ट टर्म में चिंता करने की ज़रूरत है। जो हमारे जहाज़ अगर आ रहे हैं, तो हम उनसे बात करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमको करना चाहिए कि हमें चाबहार पोर्ट के साथ में लिंकेज जो हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वगैरह बनाने की बात करी थी, ईस्ट यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और रशिया तक, वो उसको हमें जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। ओमान का जो पोर्ट है डुक़म, उसके पर भी हमको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वहाँ से भी जो है हमको अपने तेल का आयात करने का हमें अवसर मिल सकता है। ये बात कही जो है तनेजा साहब ने और बाकी साथियों ने भी कि रूस के साथ में हमको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लेना चाहिए और उसकी वजह से जो है हमारे को आगे ये फ़ायदा रहेगा कि रूस बहुत बड़ा निर्यात करने वाला देश है, सब चीज़ों के लिए एलपीजी, एलएनजी, तेल, फर्टिलाइज़र्स और इन सब में जो है हमको जो है उनके साथ में अब क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है कि हम ईरान और बाकी लोगों को हमने दे रखा है परमिशन, तो मुझे लगता है कि परमिशन बढ़ता जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान भी पैसे बनाएगा, हम भी पैसे बनाएँगे। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब वो पैसे की तरफ उनका ध्यान चला गया है। जो हमला करने की बात थी, जो सब लोगों ने कहा है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हमको अपना आत्मनिर्भरता तो बढ़ानी ही है, प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा है और आत्मनिर्भरता के लिए जो है, जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, उनके ऊपर भी हमें करना होगा। जो कोल वगैरह का है, तो हमें उसमें जो है कोल वॉशरीज़ लगा के उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वहाँ अमेरिका में कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल और हम कहें कि नहीं हम तो जो है क्लाइमेट चेंज के लिए सब कुछ करेंगे, तो उसमें ये है कि वो आगे देख सकते हैं उसके लिए। लेकिन फिलहाल हमको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से हम अपने कोल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं, एटॉमिक रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं और जो थोरियम का ये अभी बात चली है, तो उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ब्रीडर रिएक्टर के जो प्रोटोटाइप बना है, उसको आगे ले जाने में। तो ये सब चीज़ें हमें आगे करनी है और मेरा जो अपने मेरा एक्सपीरियंस है विदेशी लोगों से बात करने का, तो वो दोनों ही बातें हैं। कइयों ने कहा है कि हमारे यहाँ चाहे तेल के भंडार कुछ कम हो, हालाँकि अंडमान में डीप सी में हैं, लेकिन गैस के मसले पर वो कहते हैं कि आपको करीब-करीब 80-90% आपको मिल सकता है सेल्फ रिलायंस। हम लोग अभी तक नहीं करते थे क्योंकि सब वो खाड़ी के देशों से आसानी से मिल जाता था और हम सोचते थे क्यों इतना पैसा लगाया जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए। और एक जो दूसरे लोग हैं जो अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, वो कहते हैं कि देखिए आप सब चीज़ें जो हैं, सुएज़ कैनाल के थ्रू ले जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है दक्षिण सागर से निकालें अर्जेंटीना से, दक्षिण अफ्रीका से और इंडिया से, तो वो आपको बहुत आसानी से सारे रिसोर्सेज़ वहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो बात देखने की हमको आवश्यक है और फिर तीसरी बात उठती है कि हमारे पड़ोसी देश शायद इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो और मालदीव्स हो, तो अंत में वो हमको कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए किसी भी तरीके से। तो हमको ध्यान रखना है कि हम क्या उनसे कह सकते हैं कि मदद करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आतंकवाद पाकिस्तान ना बढ़ा पाए, उसमें उनको हमारा साथ देना होगा। बाकी हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं। कुछ पाइपलाइन्स वगैरह बनी थी बांग्लादेश के थ्रू, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, तो उसको हम आगे अपने साथियों के साथ में बढ़ सकते हैं उन चीज़ों पे भी। फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मेरा यही विचार है।
बिल्कुल, एनर्जी सिक्योरिटी के दो बातें आपने रखी कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है। नरेंद्र तनेजा साहब ने इस ऑप्शन को सुना, ये ऑप्शन कितना फिजिबल है, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आप टोल टैक्स लगा दीजिए, इससे आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी आपकी होती रह जाएगी। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, लगाना कितना सही होगा? क्योंकि आमतौर पर जो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो भी नेचुरल इस तरह के ये है स्टेट है, वहाँ पे आप कोई अपना टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कोई स्टेट अपना आधिपत्य वहाँ पे नहीं लगा सकता है। अगर ईरान कहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे लगाएंगे तो कल हमको सिंगापुर कहे कि स्टेट ऑफ मलक्का पे लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी कंट्री के भी स्टेट होते हैं और हमारे पास भी अंडमान है, वहाँ भी कहेंगे हम भी वहाँ लगाएंगे। तब तो ये बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। तनेजा साहब, देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी भी तरीके का टैक्स, टोल, जिस नाम से भी आप उसको बुलाएं, वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम कानून के हिसाब से गलत होगा और भारत को, किसी भी देश को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो वहां से निर्यात करते हैं भारी मात्रा में तेल, जिसमें सऊदी अरब प्रमुख है, बाकी अन्य देश भी हैं, वो भी मुझे लगता नहीं इसको किसी तरह स्वीकार करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर तो आपने एक नई जो है वो विधा शुरू कर दी। फिर तो स्टेट ऑफ मलक्का क्या, कई जगह परेशानी आएगी। तो इसका बिल्कुल हर आयातक को, तेल आयातक जो 80% देश हैं वो तेल आयात करते हैं, एनर्जी डेफिसिट है, तो उन सबको इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ईरान की ये कोशिश हो सकती है। और अगर ट्रम्प साहब कहते हैं हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी उसमें से पैसा शेयर करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। ये सस्टेनेबल है ही नहीं। जहां तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, आपको देखिए शेयर हमको करेगा, कुछ ट्रम्प बातें साहब तो ध्यान में मुश्किल रखनी से 1-2% निकालते हैं वहां से। नहीं, वो प्रश्न इस बात का है कि बात सिद्धांत की है, बात एक कानून की है। सिद्धांत की। और मुझे लगता है कि सिद्धांत की बात है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। पैसे की गिनती कितना कौन लेगा वो तो फिर अलग बहस हो जाती है, उस पर बात ही नहीं की जा सकती है ना। वो इंटरनेशनल वाटरवे है जो कुदरत ने बना के दिया है, आप कौन होते हैं उस पर लेने वाले? तो इसलिए फिर तो पूरा इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ सब चेंज होंगे फिर तो, है ना। तो वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी और मुझे लगता नहीं कि विश्व उसके लिए तैयार है और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने एनर्जी सिक्योरिटी करी, देखिए इस कुछ तथ्य हैं। अब जो पूरी दुनिया की जो ऊर्जा है, 80% से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 81% ऊर्जा जो है आज भी फॉसिल फ्यूल से आती है पूरे विश्व की। वो तेल, गैस और कोयला, इसी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। और दूसरी तरफ जहां तक भारत की बात है, भारत के अंदर तो हमारी इकोनॉमी तो पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। हमारी भारी मात्रा में बिजली हम कोयले से बनाते हैं। आप पूरी चारों तरफ नजर उठा करके देख लीजिए, कौन सी ऐसी चीज है जो तेल से नहीं आ रही। आपकी स्टूडियो में नजर घुराइए, आपका कैमरा हो गया, आपके सामने जो शीशा दिख रहा है, या ये सब कहां से आ रहा है? इसकी बुनियाद तो तेल है। दीवारों पे जो रंग लगा हुआ है, पंखे पे जो कलर लगा हुआ है, और जो गाड़ी में पेट्रोल में डालते हैं, वो तो सबको दिखता है। लेकिन जो, और हमारी जो इकोनॉमी है, अगर जितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 10 हैं, उसमें अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो तेल के आयात पर इतना ज्यादा निर्भर है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वनरेबल, वो भारत है। हम 89% तेल आयात करते हैं, 56% गैस आयात करते हैं, हम कुछ थोड़ा बहुत कोयला भी आयात करते हैं, हम यूरेनियम भी आयात करते हैं, सोलर पावर के जो इक्विपमेंट और सेल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, भारी मात्रा में वो भी आयात करते हैं, चीन जैसे देश से करते हैं। तो हमको थोड़ा जो है रियलिस्ट बनना पड़ेगा। और दूसरा ये मत भूलिए, जब भी हम ये कहते हैं भाई यहां से मंगा लो, वहां से तेल, एट द एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेस है, व्यापार है, वो अर्थशास्त्र है। कॉस्ट बड़ा मायने रखता है, किस किस दाम पे आप तेल खरीद रहे हैं, वो उसको कैसे लेके आ रहे हैं, समुद्री भाड़ा कितना लगेगा, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी होगी। जितना ज्यादा लंबा समय लगेगा उतना भाड़ा ज्यादा होगा। अमेरिका से आप तेल लाते हैं तो लाते, वो भारत पहुंचते पहुंचते अगर आप वो साउथ अफ्रीका के नीचे लेके आते हैं तो 2 महीने लग जाते हैं। वो शिप अगर आप ईरान से लाते हैं जो 4 दिन में आता है, 4 दिन का भाड़ा देना है, 4 दिन का इंश्योरेंस कॉस्ट देनी है। आप वही तेल अमेरिका से लेते हैं, तेल की कीमत के अलावा 60 दिन का समुद्री जहाज का भाड़ा देना है आपने, और 60 दिन का आपने इंश्योरेंस कॉस्ट भी देनी है। तो ये देखिए सारा। और दूसरी बात, हम ये अगर सोच के चलें कि रूस हमारा मित्र देश है, वो हमेशा हमसे लंबे कीमत पे हमसे कोई अनुबंध कर लेगा और वो हमको लगातार 30-40 साल तेल देता रहेगा। भैया आपका बेटा नहीं है वो, या भाई नहीं है, या पिता नहीं है, क्यों देगा? है ना। चाइना ने वहां से पाइपलाइन बनाई है, चाइना और रशिया के बीच में तेल की पाइपलाइन बनी हुई है। वो पाइपलाइन का पूरा इकोनॉमिक्स है, वो समय के साथ उसकी कीमतें बढ़ती हैं।
अच्छा, और भारत तो इतनी लंबी पाइपलाइन बन नहीं सकती और सुरक्षित नहीं होगी अगर हम बना भी लें। हमारे देश के पास में आने वाले समय में, आज की तारीख में लक्ष्मण, हम रोजाना 57 लाख बैरल तेल पीते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो खर्च करती है वो 57 लाख बैरल प्रतिदिन, नहीं दुनिया तो का तीसरा सब। हाँ, तो एनर्जी सिक्योरिटी में ये कुल बात मिला के कहना। तनेजा साहब ये कहा जाए, हाँ, कुल मिला के ये कहा जाए, जो आप जो आंकड़े रख रहे हैं, जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, कि हमारे पास इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों से तेल लेने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। नहीं, सुनिए, मैं वही उसी पे आ रहा हूं, मैं जल्दी इसको आपको, इसलिए कि दर्शकों को, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पे कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पे हाँ, हमने एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूरा ध्यान नहीं दिया है। ये इसलिए ये बहस देश में आवश्यक है। हमने जितना ध्यान देना था, हमने पूरे देश में 34 करोड़ कनेक्शन एलपीजी के दे दिए, बहुत अच्छा किया, बहुत करना चाहिए था। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, एलपीजी पे जितने कनेक्शन दिए गए, उसका जो पीछे से तो आयात पर निर्भरता कितनी ज्यादा हो गई है ना। तो ये थोड़ा हमको ध्यान, तो इसलिए हमको ये देखना है कि जो मिडिल ईस्ट है, हमारे नजदीक में सबसे ज्यादा गैस और तेल के भंडार हैं। हमको हमारी निर्भरता आने वाले समय में आयात तेल पर बढ़ेगी। आज 52 लाख बैरल तेल आयात करते हैं, आने वाले समय में ये 90 लाख बैरल होने वाला है। समझिए इस बात को। अगर अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है 8%, 10% बढ़ती है, तो ये बढ़ेगा। और इसका वैकल्पिक ऊर्जा के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर तेजी से बढ़ती है, उसके बाद भी ये जरूरत बनी रहेगी। और ये पड़ोस के हमारे देश है, हमने देखना है कैसे अनुबंध हम इन देशों से कर सकते हैं। क्या हम इनको कुछ सुरक्षा दे सकते हैं, उसके एवज में उनसे के सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या हम एक तरह का नेटो किस्म का एनर्जी अलायंस इन देशों से बना सकते हैं? क्या कोई ये चीजें जिन पे हमको एक्सप्लोर करना होगा, इसकी खोज करनी पड़ेगी। और यही रास्ते हमको हमको ये मोंगेरी लाल के सपने नहीं बनाने। एनर्जी सिक्योरिटी जो है बहुत गंभीर विषय है, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।